नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ बताया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की। स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव 12 फरवरी तक टाले गए। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए संशोधित समेकित दिशा निर्देश और मानदंड अधिसूचित किए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, पाकिस्तान सीमा के निकट अब भी आतंकियों को शह दे रहा है। विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दिया और लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। खिताब के लिए कल सिंगापुर के लोह कीन यू से खेलेंगे। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को देश की रीढ़ बताया है। आज वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि स्टार्टअप देश की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये दशक भारत का दशक होगा, जिसे टेकेड कहा जाएगा। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब स्टार्टअप का स्वर्ण युग शुरू हो रहा है और नववर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग तक हमारी जरूरतें और क्षमताएं असीमित हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान पर निवेश करना सरकार की प्राथमिकता है। 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री ने देश के द्वारा देश के लिए नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि भारत के स्टार्टअप्स आसानी से खुद को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। देश 100 यूनिकॉर्न की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए वाली ये कंपनियां स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में बने कई स्टार्टअप्स में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल 16,000 कॉपीराइट दिए गए, जो वर्ष 2013-14 में 4,000 थे। पिछले वर्ष 28,000 से अधिक पेटेंट दिए गए, जो वर्ष 2013-14 में केवल 4,000 थे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में 2.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए हैं। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे, उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इनक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। आज देश में आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। ये संस्थान अनेकों स्टार्टअप्स को मजबूत शुरुआत दे रहा है, इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। इस संवाद का उद्देश्य ये पता लगाना है कि स्टार्टअप्स नवाचार के माध्यम से देश की जरूरतों को पूरा करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। ये स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ की 6ठी वर्षगांठ का भी प्रतीक बना। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया लाखों लाख सपनों को पूरा करने वाला है। श्री गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान करते हुए कहा कि स्टार्टअप अभियान आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी भारत का प्रतीक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इसकी शुरुआत करने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। निर्वाचन आयोग ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग अलग वर्चुअल बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चंद्र पांडेय ने महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ कोविड महामारी की मौजूदा और संभावित भावी स्थिति की व्यापक समीक्षा की। चुनाव वाले 5 राज्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया गया। टीकाकरण की स्थिति, वैक्सीन की पहली, दूसरी तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और चुनाव अधिकारियों को बूस्टर डोज के बारे में कार्य योजना की भी समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिबंधों और महामारी की अवधि के दौरान व्यक्तियों के एकत्र होने के मौजूदा दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। आयोग ने वर्तमान स्थिति, तथ्यों और इन बैठकों में प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि 22 जनवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे निर्देश
निर्देश जारी करेगा। इस माह की 22 तारीख तक चुनाव से संबंधित किसी व्यक्ति, समूह सहित राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की किसी भी ऑफलाइन रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए चुनावों के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कांग्रेस ने आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को कादियान और गायक सिद्धू मूसेवाला को मानसा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा से फिर प्रत्याशी बनाया गया है। नई दिल्ली में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 63 मौजूदा विधायकों को उम्मीदवार बनाया गया है। आज हमने 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है और उसमें हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि पार्टी जल्दी ही शेष 5 सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। गठबंधन ने 29 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली सूची बृहस्पतिवार को जारी की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार नाहिद हसन को गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। स्थानीय फास्ट ट्रैक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस अधिनियम के तहत लगभग 1 साल पहले उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। वो शामली जिले से लगभग 1 साल से फरार थे। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण में तेज वृद्धि को देखते हुए नगर निकाय चुनाव 12 फरवरी तक टालने का फैसला किया है। आसनसोल, विधाननगर, सिलीगुड़ी और चंदननगर नगर निगम के चुनाव 22 जनवरी को होने थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कल राज्य चुनाव आयोग को संक्रमण की तेज वृद्धि देखते हुए नगर निकायों के चुनाव 4 से 6 सप्ताह तक टालने पर विचार करने को कहा था। देश में अब तक 6041 लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 156 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,22,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 94.83% है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ पुनीत मिश्रा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। अभी कुछ दिन के लिए मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जो है केस बढ़ेंगे और उसके बाद इसमें कमी आनी शुरुआत होगी और तब तक सारे लोगों से जो हमारी अनुरोध है, जो अपेक्षा है, वो यही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ जो कोविड अनुरूप व्यवहार है, जैसा कि 2 साल से लोग सहयोग कर रहे हैं, मास्क लगाने का है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचने का है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों की सफाई है, ये अत्यंत आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को कुछ दिन के लिए और अपनाते रहें ताकि हम इस महामारी से सक्षम रूप से निपट सकें और जो भी केसेस हैं, अधिकांश केसेस ठीक होके अपने दिनचर्या में वापस जा सके। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ बताया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की। स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव 12 फरवरी तक टाले गए। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे।
केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए संशोधित समेकित दिशा निर्देश और मानदंड अधिसूचित किए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, पाकिस्तान सीमा के निकट अब भी आतंकियों को शह दे रहा है। विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दिया और लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल फाइनल पहुंचे। खिताब के लिए कल सिंगापुर के लोह केन यू से खेलेंगे। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के बुनियादी ढांचे के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश और मापदंड जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यक्तिगत स्वामियों और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामी अपने वाहन चार्ज करने के लिए अपने घरों और कार्यालयों में मौजूदा बिजली कनेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति या कोई संस्थान सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकता है। इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे चार्जिंग स्टेशनों में बिजली मंत्रालय, ऊर्जा कुशलता ब्यूरो और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी सुरक्षा और प्रदर्शन के मापदंड और तरीकों का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज ट्विटर पर कहा कि ये कार्यक्रम सीखने का शानदार अनुभव है और ये गतिशील और ओजस्वी युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों तथा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से तनाव मुक्त परीक्षा पर चर्चा करने और बहादुर परीक्षार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों को सहयोग देने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आज सेना दिवस है। ये दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। उन्हें भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेना दिवस पर बधाई दी है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली कैंट में परेड का निरीक्षण किया। जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकियों को शरण और शह दे रहा है। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। आज 74वें सेना दिवस के अवसर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के लोंगेवाला में खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। जैसलमेर का लोंगेवाला क्षेत्र वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुख्य केंद्र रहा था। एक रिपोर्ट। इस झंडे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। करीब 1400 किलो वजन वाले इस राष्ट्रीय ध्वज को खादी ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया है। इस झंडे को तैयार करने में खादी के 70 कारीगरों को 49 दिन लगे थे। 2 अक्टूबर 2021 को लेह में राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण के बाद से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाया गया यह 5वां ध्वज है। इस मौके पर जैसलमेर में आयोजित हुए कार्यक्रम में टैंकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। कोहली ने यह फैसला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में मिली हार के बाद लिया है। इसके साथ ही विराट कोहली अब क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं होंगे। कोहली ने आज सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा की। कोहली ने भारतीय टीम के कप्तान के रूप में एमएस धोनी की जगह ली और 68 मैचों में 40 मैच जीतकर सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने।
भारत के लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स की फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। फाइनल में कल लक्ष्य सेन का सामना विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। वहीं महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को थाईलैंड की सुपानिदा कटेथॉक से 14-21, 21-13, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान शिक्षाविद और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का स्मरण कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में 15 जनवरी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में समर्पित कर दिया। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वे अग्रिम पंक्ति में रहे। पेशे से वकील किचलू ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल के साथ अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जनसभा में 30,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का संदेश आपको पढ़कर सुनाया गया है। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावन नगरी या देश रक्त रंजित हो जाए। ये प्रतिरोध धैर्यपूर्ण होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी या देशद्रोही के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे उसे कष्ट हो या शांति भंग होने की आशंका बने। रॉलेट एक्ट को लेकर बढ़ते प्रतिरोध से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्होंने 10 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किचलू को दिसंबर 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया। किचलू जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम की स्थापना में व्यस्त थे। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश अधिकारियों ने किचलू को बार बार गिरफ्तार किया। उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। किचलू लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। किचलू भगत सिंह के समर्थक थे और नौजवान भारत सभा में उनके साथ सक्रियता से जुड़े थे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना समिति के भी सदस्य थे। 1947 में किचलू ने भारत के बंटवारे का पूरी मजबूती से विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में जनसभाओं में बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने विभाजन को सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीयता का समर्पण बताया। वे विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1951 में
भारत सरकार ने किचलू को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को सैफुद्दीन किचलू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम महान समाज सुधारक राम गोपाल घोष का भी स्मरण कर रहे हैं। 1868 में 15 जनवरी को उनका निधन हुआ था। युवा बंगाल ग्रुप के एक नेता के रूप में उनकी तुलना प्राचीन एथेंस के राजनेता डेमोस्थेनीस से की जाती थी। राम गोपाल घोष उग्र सुधारवादी विचारक हेनरी डेरोजियो के अनुयायियों में शामिल हो गए और जल्दी ही रामतनु लाहिड़ी और डेरोजियो से उनकी मैत्री हो गई। जब डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, तब घोष उसके एक प्रमुख सदस्य बन गए। 1853 में वे लोक सेवा परीक्षाओं में भारतीयों की पात्रता की मांग करने वाले अग्रणी लोगों में शामिल थे। 1854 में उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया। राम गोपाल घोष ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में सक्रियता से भाग लिया। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 17 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित का तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में सुबह कोहरा और बाद में आसमान साफ रहेगा। इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ बताया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की। स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव 12 फरवरी तक टाले गए। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए संशोधित समेकित दिशा निर्देश और मानदंड अधिसूचित किए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, पाकिस्तान सीमा के निकट अब भी आतंकियों को शह दे रहा है।
विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दिया और लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे खिताब के लिए कल सिंगापुर के लोह कीन यू से खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।